हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक जो आजकल बहुत लड़के कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। एंड इस मिस्टेक की वजह से बाद में ये लड़के मैरिज में बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो इस मिस्टेक के बारे में पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो मिस्टेक क्या है? तो वो मिस्टेक हो रही है कि पार्टनर सिलेक्शन के दौरान मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो कंसिडर कर रहे हैं बस एक ही फैक्टर कि वो जो लड़की है द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, उसकी शक्ल देखेंगे, उसकी फिगर देखेंगे, बाकी सब फैक्टर्स को करेंगे इग्नोर एंड इस एक फैक्टर के बेसिस पर ही पूरी डिसीजन मेकिंग हो रही है फॉर मैरिज। एंड ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एंड देखिए, आपको रियलाइज़ करना है कि बॉयज़ के मेंटल सिस्टम में कुछ तो ये लोचा है कि एक लड़का रहेगा, प्रैक्टिकल लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, ही मे बी IIT, IIM व्हाटएवर, बट अरेंज मैरिज के टाइम पे स्पेशली पार्टनर सिलेक्शन के दौरान ये जो लड़का है वो बस एक ही चीज़ देखने वाला है, बस उस लड़की की शक्ल, फिगर, बेसिकली बस लुक्स को देखना है एंड बाकी सब फैक्टर्स गए भाड़ में। बाकी सब फैक्टर्स तो मैटर ही नहीं करते हैं। बस अच्छा, मुझे लुक्स पसंद आ रही हैं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल राइट नाउ। एंड बहुत लड़के हैं जो इस मिस्टेक को कर रहे हैं एंड दिस सिनेरियो इज प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। एंड यहाँ पर मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो भी बताना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा एंड इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये जो मिस्टेक है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। सो कुछ दिनों पहले मेरी डिस्कशन हो रही थी विद अ बॉय एंड ये अरेंज मैरिज का मामला है। एंड ये लड़का है, लेट्स से उसका नाम है राहुल, दिस इज़ नॉट द रियल नेम ऑफ दैट बॉय। तो ये जो अपना राहुल है उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, गुड़गांव में वो जॉब करता है। अब राहुल की डिस्कशंस हो रही हैं विद डिफरेंट गर्ल्स फॉर मैरिज, अरेंज मैरिज का मामला है। तो राहुल की डिस्कशंस हो रही हैं विद 2 गर्ल्स। अब ये जो दोनों लड़कियां हैं इनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो पहली लड़की है शी इज़ वर्किंग एज अ बैंक PO। तो बैंक PO में जो सैलरी है इट इज़ क्लोज टू 70,000 रुपीज़ इन हैंड। बट ये जो लड़की है वो किसी रिमोट विलेज में काम कर रही है विच इज़ फार अवे फ्रॉम गुड़गांव। राहुल की जॉब है गुड़गांव में, बट दिस गर्ल इज़ वर्किंग इन अ रिमोट विलेज विच इज़ फार अवे फ्रॉम गुड़गांव एंड शी इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एंड जब भी राहुल की डिस्कशन होती है इस लड़की के साथ तो ये जो लड़की है वो चुपचाप रहती है कि अच्छा हाँ जी राहुल जी, आप देख लो, जैसा आपको करना है आप वैसा कर लो। तो इस लड़की के साथ राहुल की ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं जम रही है। एंड यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर शादी हो गई राहुल की इस लड़की के साथ तो दोनों को अलग अलग रहना पड़ सकता है एंड रहना ही पड़ेगा अलग अलग, बिकॉज दोनों की जो जॉब लोकेशंस हैं दे आर डिफरेंट। एंड देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि बैंक POs की बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बट तारीख पे तारीख, लेटर्स पर लेटर्स डालने पड़ते हैं। तो इन दोनों को अलग सिटी में रहना पड़ेगा एंड शादी के बाद लाइफ विल बी नरक अगर दोनों को अलग रहना पड़ेगा। बट यहाँ पर हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब ये जो पहली लड़की है उसका जो कम्प्लेक्शन है शी इज़ ऑफ अ फेयर कम्प्लेक्शन। अब इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं जम रही है बट लड़की का कम्प्लेक्शन इज़ फेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी लड़की है जिसके साथ राहुल की डिस्कशंस हो रही हैं वो लड़की कॉरपोरेट एम्प्लॉई है, कॉरपोरेट MNC में जॉब करती है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो राहुल की भी 1 लाख, इस लड़की की भी 1 लाख है सैलरी पर मंथ। तो वैसे तो लड़की को इश्यूज़ होने चाहिए थे कि अच्छा सेम सैलरी वाला लड़का है, बट ये लड़की कह रही है कि कोई बात नहीं, अगर हम दोनों की सैलरी सेम है आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे ये लड़का चलेगा, पसंद है। अब और ये जो लड़की है शी इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड। इसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कॉरपोरेट में अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, तो शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड
फैमिली जहाँ पर दोनों पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पर रह चुके हैं। एंड ये जो लड़की है शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। राहुल को इस लड़की के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है, जिसे आप कहते हैं कि ट्यूनिंग जम रही है इस लड़की के साथ। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो लड़की है हु इज़ द कॉर्पोरेट एमएनसी एम्प्लॉई, उसके साथ ये शादी जो है जम जाएगी, बढ़िया जम जाएगी। तो बाय ऑल मीन्स एंड पर्पसेस अगर आप कोई भी लॉजिक लगाएंगे, एंड हाँ एक मैं डिटेल तो भूल ही गया, अब ये जो दूसरी लड़की है उसकी कंप्लेक्शन इज़ वीटिश। ओके, पहली लड़की की कंप्लेक्शन थी फेयर, इस लड़की की कंप्लेक्शन है वीटिश। एंड आई एम श्योर जो भी आप में से लोग मैरिज मार्केट में होंगे वो अच्छी तरह से समझते होंगे इन टर्म्स का मीनिंग कि अच्छा फेयर कलर होना, वीटिश होना। तो दूसरी लड़की की कंप्लेक्शन इज़ वीटिश। तो देखिए बाय ऑल लॉजिक अब कोई भी ये कहेगा कि अच्छा राहुल के लिए जो दूसरी लड़की है शी इज़ अ बेटर पार्टनर, भाई ट्यूनिंग जम रही है, कॉन्फिडेंट लड़की है, गुड़गांव में ही जॉब करती है, सब यहाँ पर तो मामला सेट है। बट जो अपना राहुल है वो सेलेक्ट करता है पहली लड़की को फॉर मैरिज, बिकॉज वो जो पहली लड़की है उसका कंप्लेक्शन इज़ फेयर एंड दूसरी लड़की का कंप्लेक्शन था विटिश। तो राहुल यहाँ पर चूज करेगा पहली लड़की को हमेशा। एंड इनफैक्ट आई कैन से दिस थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द बॉयज़, जितनी भी मेरी डिस्कशंस हुई हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज़ विल गो फॉर दैट फर्स्ट गर्ल बिकॉज उसका कंप्लेक्शन वॉज फेयर। तो बस मुझे तो इससे ही शादी करनी है, इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज़ एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। तो अपना जो ये राहुल है भाई उसके जो हार्मोन्स हैं दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। वो उस लड़की के फेयर कलर से मंत्र मुग्ध हो चुका है, पूरा मतलब ही इज़ इन अ ट्रांस कि भाई उस लड़की का तो फेयर कलर है। कितना भी आप राहुल को वॉर्न करेंगे कि अच्छा देखो राहुल तुम दोनों की जॉब अलग अलग सिटी में रहेगी, लाइफ नरक हो जाएगी, राहुल का रिस्पॉन्स आएगा कि कोई बात नहीं, अलग सिटी हुई तो क्या हुआ, मैनेज कर लेंगे हम। तो आप राहुल को वॉर्न करेंगे कि राहुल यहाँ पर ना एटीट्यूड इशू हो सकता है, अभी तो वो लड़की चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रही है, शादी के बाद बम फटने वाले हैं। अगेन राहुल विल बी लाइक कि अरे कोई बात नहीं, मैं ना संभाल लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल, आई विल मैनेज, डोंट वरी। तो ये जो अपना राहुल है वो तो बुरी तरह से मंत्र मुग्ध हो चुका है। तो देखिए अब इस तरह बहुत लड़के हैं जो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस तरह वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। एंड ये जो मिस्टेक है उन्हें बाद में शादी के दौरान हर्ट कर रही है इन अ बिग वे। एंड देखिए आपको रियलाइज़ करना है, देखिए आप जब पार्टनर सिलेक्शन कर रहे हैं, जो ये आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप शादी के लिए कर रहे हैं, आप वन नाइट स्टैंड के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को तो आप ज़रूर नोट करें, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ये तो एक तरह से ये डिसीजन मेकिंग हुई कि बस वन नाइट स्टैंड करना था, तो शक्ल देखी, फिगर देखी एंड डिसीजन मेकिंग कर ली। तो ये बहुत ही गलत तरीका है डिसीजन मेकिंग करने का। एंड देखिए आपको रियलाइज़ करना है कि आपकी जो ये शादी है, मैरिज है, वो तो 50 साल 60 साल या उससे भी ज़्यादा चलने वाली है। तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस डिसीजन को आप अप्रोच करें, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बस एक ही फैक्टर पर इतना ज़्यादा आप मत चिपक जाएं, बिकॉज बाद में फिर मैरिज में जब कलेश होते हैं, फिर जब ये जो लड़की है वो जब बम फोड़ती है मैरिज के बाद, फिर उस ब्रिटिश लड़की की याद आती है लड़कों को। एंड ऑफ कोर्स तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। एंड आई कंप्लीटली अग्री कि देखिए अट्रैक्शन इज़ अ बिग फैक्टर, लुक्स, complexion, attraction, it is a big factor when getting married, but please do not make it the only factor कि अच्छा बस लुक्स देख ली, बाकी सब चीज़ें गई भाड़ में, बस मुझे तो इस लड़की का कंप्लेक्शन फेयर लग रहा है, अब तो आगे मैं बात ही नहीं करूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस। एंड देखिए आपको ये भी रियलाइज़ करना है कि देखिए अब अमृत पी के तो कोई नहीं आया है, अमृत पी के कोई नहीं आई है। तो वो जो आपको फेयर कंप्लेक्शन वाली लड़की अभी लग रही है कि बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए कुछ साल बाद
वो ब्यूटी चली जानी है। जैसे किसी के साथ भी होता है, स्पेशली 33-34 की एज के बाद तो चेहरे पर मैच्योरिटी एज दिखाई देने लग जाती है। अब बॉलीवुड की तरह आप तो प्लास्टिक सर्जरीज नहीं करवाएंगे। देखिए नॉर्मल जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, चेहरे पर एज दिखाई देने लग जाती है। एंड वो जो आपने एक फैक्टर कंसिडर किया था ब्यूटी का, फिर बस उस फैक्टर का रोल ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद जो बाकी असली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस इन अ गर्ल, फिर इन फैक्टर्स का असली इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बट आप तो इन सब फैक्टर्स को इग्नोर कर चुके थे ब्यूटी के सामने, एंड ये सब फैक्टर्स इग्नोर हो चुके हैं। अब फिर उस ब्रिटिश लड़की की याद आती है, एंड अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है लेटर इन द मैरिज। एंड अगेन दिस पेनफुल सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो ये सिनेरियो आपको ज़रूर अवॉइड करना है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि बॉयज़ का एक फैक्टर क्या है एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। गर्ल्स के केस में भी मोस्टली वो लड़कियाँ भी एक ही फैक्टर को कंसिडर कर रही हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। एंड वो एक फैक्टर ये रहता है कि ये जो लड़का है, द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, द प्रोस्पेक्टिव गाय, वो पैसे कितने कमाता है। बट ये जो एक फैक्टर है कि लड़का पैसे कितने कमाता है, उस एक फैक्टर में बाकी बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब अगर कोई लड़का अच्छे पैसे कमाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ही विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, उसकी अच्छी एक पेडिग्री रहेगी, IIT या फिर IIM या फिर दोनों, तो बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं इफ़ दैट बॉय इज़ अर्निंग वेल। तो लड़कियों के केस में आप देखेंगे कि ये जो एक फैक्टर है ना कि अच्छा बस लड़के की सैलरी अच्छी होनी चाहिए, अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए, उस एक फैक्टर में ही उनकी अच्छी डिसीजन मेकिंग हो जाती है। लड़कियों की अच्छी डिसीजन मेकिंग हो जाती है बाय दिस वन फैक्टर। बट लड़कों के केस में लड़कों की डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो पाती है बाय गोइंग विद दिस वन फैक्टर ऑफ लुक्स। बिकॉज देखिए ब्यूटी का कम्प्लेक्शन का बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर से कुछ रिलेशन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, नेचर, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, बिहेवियर। तो ब्यूटी का तो इन फैक्टर्स से कोई रिलेशन नहीं है। एंड ये जो 4 फैक्टर्स हैं, दे आर डेफिनेटली मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन ब्यूटी। एंड ब्यूटी के सामने ये सब फैक्टर्स हो रहे हैं इग्नोर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है पार्टनर सिलेक्शन के दौरान। तो देखिए मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पार्टनर सिलेक्शन के टाइम पर तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहना चाहिए कंपैटिबिलिटी, या इसे आप कह सकते हैं कि ट्यूनिंग जमना। तो जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा हमारी तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशंस होती है, हमारी ट्यूनिंग जम रही है। तो आपकी अगर ट्यूनिंग जम रही है किसी लड़की के साथ, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ट्यूनिंग जम रही है मतलब आप दोनों की शादी ठीक ठाक चल जाएगी, जम जाएगी। शायद वो लड़की एक अप्सरा नहीं दिखाई देती है, बट वो आपके साथ टिकी रह जाएगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड शी इज़ योर बेस्ट पोटेंशियल स्पाउस। ये चीज़ आपको हमेशा रखनी है इन द बैक ऑफ योर माइंड। कंपैटिबिलिटी, ट्यूनिंग जमना इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू पार्टनर का सिलेक्शन। एंड डेफिनेटली पार्टनर सिलेक्शन के टाइम पर आपको अपने सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, कंफर्टेबल क्वेश्चंस, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस आप पूछ डालें फ्रॉम दी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। जब आपको लगता है कि अच्छा आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिल रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, आप उसके बाद ही शादी के लिए हाँ भरें। यू डोंट हैव टू रश एट ऑल। अगर आपको सही जवाब मिल रहे हैं, आपको सब कुछ सही लग रहा है, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ भरें। बट प्लीज़ थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आप अप्रोच करें इस डिसीजन मेकिंग को, बिकॉज पार्टनर सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो बस ऐसे नहीं है कि आप एक फैक्टर देखेंगे कि अच्छा यार शक्ल अच्छी लग रही है, फिगर अच्छी लग रही है, माई हॉर्मोन्स आर वेरी हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट हर, सो आई विल जस्ट गेट मैरिड टू हर। तो इस तरह की अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फिर आप कलेश के लिए अपने द्वार खोल रहे हैं लेटर इन द मैरिज। एंड आई होप आपको ये जो मिस्टेक है वो अच्छे से समझ आई होगी। एंड
आपको कैसे इस मिस्टेक को अवॉइड करना है वो भी हमने डिस्कस किया, एंड एक्चुअल आपको फैक्टर्स क्या कंसिडर करने हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन हमने वो भी डिस्कस किए। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।